हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम इस लेसन में लेने वाले हैं इस लेक्चर में वो है डाइजेस्टिव सिस्टम क्लास 11th का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के फूड कंपोनेंट्स, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करी थी। हमने हिस्टोलॉजी ऑफ गट के बारे में बात करी थी। बकल कैविटी के प्रेजेंट टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स इनको डिस्कस किया था। फिर हमने फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक के डिफरेंट पार्ट्स एंड फंक्शंस, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इन सब पार्ट्स को कवर किया था। और साथ साथ हमने ये समझा था कि डक्ट सिस्टम क्या है, जिसमें लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास को जो डक्ट्स कनेक्ट कर रही हैं वो कैसे कर रही हैं। और फिर लिवर को और उसके फंक्शंस को समझा था। आज के इस टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं पैनक्रियास से, कि पैनक्रियास क्या है और इनका क्या फंक्शन है। यहाँ से आगे हम एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस करते जाएंगे और अलग अलग पार्ट्स को स्टडी करते जाएंगे। तो पैनक्रियास जो आपको मालूम है, जस्ट बिलो द स्टमक, जो एक लीफ लाइक लंबा सा आप डायग्राम में ड्रॉ करते हैं, इट इज पैनक्रियास। और पैनक्रियास क्या है, आपका एक हेटेरोक्लाइन ग्लैंड है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड हेटेरोक्लाइन ग्लैंड? हेटेरोक्लाइन ग्लैंड का मतलब है कि इसमें दोनों पार्ट्स हैं, ग्लैंड के दोनों तरह के पार्ट्स हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट भी है इसके पास, और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी फंक्शन करता है। तो इस लेसन में हम इसके एक्सोक्राइन फंक्शंस के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। एंडोक्राइन वाला फंक्शंस हम ज़्यादा इसके हॉर्मोन्स के लेसन में डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने पैनक्रियास स्टार्ट किया है तो हम इसके दोनों पार्ट्स को करते हुए आगे बढ़ेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड का इसका जो पार्ट है, अब इसमें आप अंदर से ऐसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें जो इसका एंडोक्राइन पार्ट है वो सिर्फ 1 to 2% इसका एंडोक्राइन सिस्टम है, जिसको आप आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी बोलते हैं। और जो इसका एक्सोक्राइन पार्ट है उसको एसिनी बोलते हैं, जो कि 99% पैनक्रियास का एरिया कवर करता है। मीन्स इसका ज़्यादा काम क्या है? इसका ज़्यादा काम है एंजाइम्स बनाना और डाइजेशन में काम करना। और इसका बहुत छोटा सा हिस्सा हमारे हार्मोन्स बनाने का काम करता है। अब ये कौन कौन से हार्मोन्स बनाता है? पैनक्रियास से आपके बनते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन। अब इंसुलिन बनाने वाले सेल्स आपके कहलाते हैं बीटा सेल्स, और ग्लूकागॉन बनाने वाले सेल्स आपके कहलाते हैं अल्फा सेल्स। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के दो पार्ट हैं, अल्फा सेल्स जो ग्लूकागॉन बना रहे हैं और बीटा सेल्स जो इंसुलिन बना रहे हैं। इसके बाद जो बिल्कुल इसके अंदर पत्तियों जैसा आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एसिनी, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करता है मेजर रोल। 99% इसका कंट्रीब्यूशन है हार्मोन एंजाइम्स बनाने के लिए। तो एक्सोक्राइन पार्ट जो इसका है वो प्रोड्यूस करेगा एंजाइम्स, बाइकार्बोनेट आयंस एंड वाटर। तो ये तीन चीज़ें ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब एक एक करके इनको स्टडी करते हैं कि क्या है ये तीनों चीज़ें। तो क्योंकि एंजाइम्स एक लंबा सेक्शन है, इसको हम पढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि बाइकार्बोनेट आयंस ये क्या करता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि स्टमक के अंदर HCl प्रोड्यूस होता है, जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जर्म्स की किलिंग के लिए और एक्टिवेशन के लिए। अब जब आगे आ रहा है फूड तो उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि आगे का जो भी हमारा पीएच रहेगा वो थोड़ा बेसिक, जो भी हमारे जूसेस हैं पैनक्रियाटिक जूस, वो एल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं। तो यहीं से अब एल्कलिनिटी बननी शुरू हो जाएगी। तो ये बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं ये स्टमक से आए हुए फूड को जो एसिडिक है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। ठीक है, वाटर भी है ये इसमें। तो जो मेन फंक्शंस हमको स्टडी करने हैं वो हैं एंजाइम्स। अब किस तरीके के एंजाइम्स हमारा पैनक्रियास प्रोड्यूस करता है? सो पैनक्रियास प्रोड्यूस करता है हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स प्रोटीएज, फिर कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स एमाइलेज, फैट्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स लाइपेज, और न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट करने वाले न्यूक्लियस। जो हमारे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है वो तीन तरह के हैं, ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ठीक है,
अब ये पैनक्रियाटिक जूस का, क्योंकि इसमें बाइकार्बोनेट आयन है और इसका जो नेचर होगा वो एल्कलाइन नेचर है, कितना इसका एल्कलाइन नेचर है, दैट इज 8.6। तो पैनक्रियाटिक जूस में जो पीएच वैल्यू है वो आपकी 8.6 है, ये याद रख लेंगे। ठीक है, तो 8.6 की वजह से ये क्या हो गया, एल्कलाइन नेचर का हो गया। अब ये पैनक्रियाटिक जूस जो ऐड हो रहा है वो एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में ऐड हो रहा है? एलिमेंट्री कैनाल हमने बकल कैविटी से स्टार्ट करा है और एनस तक है, तो पैनक्रियाटिक जूस इसके किस पार्ट में ऐड हो रहा है? तो पैनक्रियाटिक जूस जो है डियोडेनम में ऐड हो रहा है, और डियोडेनम किसका पार्ट है? डियोडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो जितना भी पैनक्रियास से जूस आ रहा है वो सारा कहाँ ऐड हो रहा है? वो सब ऐड हो रहा है हमारा डियोडेनम के अंदर। अब हम धीरे धीरे सभी एंजाइम्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, प्रोटीएज के बारे में हम बात करते हैं। तो हमने 3 एंजाइम्स के यहाँ पे नाम लिए थे, ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अब ये जो जेन वाले वर्ड्स हैं याद रखेंगे, ये जेन फॉर्म्स के जो हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में है। वैसे तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज भी इनएक्टिव फॉर्म में ही आ रहा है, तो ये आपको अलग से याद रखना है कि प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है, ये ऐसे में काम नहीं कर पाता। और बाकी जो 2 जेन वाले होते हैं, तो जेन वाले अक्सर वही एंजाइम्स होते हैं जो अपने प्रो एंजाइम्स की फॉर्म में आते हैं, यानी कि ये अभी इनएक्टिव हैं, इनको एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो ये प्रो एंजाइम्स हैं। अब इनको जो एक्टिवेट करना है वो कौन करेगा? अभी ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिवेट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो है एंट्रोकाइनेज, जो कहाँ से प्रोड्यूस होगा? डियोडेनम म्यूकोसा से। अब देखो ना कि अगर हम ये सोचें भी कि भाई ये जो चीज़ें हैं सब ऐड हो रही हैं डियोडेनम में, तो काम भी इनको डियोडेनम से ही शुरू करना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जैसे ही रिलीज होता है तो डियोडेनम ही इसको एक्टिवेट कर देता है। डियोडेनम के म्यूकोसा से एक एंजाइम सिक्रीट होता है एंटेरोकाइनेज। कहाँ से? डियोडेनम के म्यूकोसा से सिक्रीट होता है एक एंजाइम एंटेरोकाइनेज, जो ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये बाकी काम की जिम्मेदारी पूरे ट्रिप्सिन की है कि उसने आगे क्या करना है। अब ये ट्रिप्सिन जो है ये काइमोट्रिप्सिनोजिन को भी काइमोट्रिप्सिन में बदल देगा। प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, देखिए प्रो है ना, प्रो मीन्स पहले, तो प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को भी ट्रिप्सिन जो है वो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ट्रिप्सिन क्या है? ये ऑटो कैटालिटिक भी है, यानी कि अगर ट्रिप्सिन बन गया तो वो और ट्रिप्सिनोजिन से ट्रिप्सिन को बना सकता है। तो यानी कि यहाँ पर ट्रिप्सिन जो है वो हमारा हीरो है। अगर ये नहीं होगा तो ये भी एक्टिवेट नहीं होंगे। ट्रिप्सिन खुद तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन वो बाकियों से भी काम करवाएगा। तो यहाँ पर इसको आप अपना हीरो मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम से आगे चलते हैं। अब जो भी हमने ये अभी पहले पढ़ा था कि जो स्टमक है, स्टमक में हमारा प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है और वो पेप्टोन्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टमक से अब कुछ अनडाइजेस्टेड प्रोटीन आ रहा है, कुछ पेप्टोन्स आ रहा है, तो कुछ प्रोटियोजेस आ रहा है। अब इन सबको ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज मिल करके डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर हमारा देखिए, हमेशा जो डाइजेशन है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। हमने इवेंचुअली प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करना है, बट इट इज ऑल अकरिंग इन स्टेप वाइज प्रोसेस। तो प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और प्रोटीएज को ये तीनों एंजाइम्स मिला करके डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करें। अभी ये आगे और डाइजेस्ट होगा, लेकिन अभी हम क्योंकि पैनक्रियास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हम पैनक्रियास की ही चीज़ों को समझेंगे। फिर है आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का कौन काम कर रहा है। अभी हमने पढ़ा था एक एंजाइम है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। तो एमाइलेज जो है आपका वो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में हेल्प करता है और यहाँ पर पॉलीसेकेराइड्स को कन्वर्ट कर देता है वो डाइसेकेराइड में। अब यहाँ पर देखिए ज़्यादातर चीज़ें डाई की फॉर्म में आ रही है, डाइपेप्टाइड, डाइसेकेराइड्स। अब आप देखिए यहाँ पर डाइग्लिसराइड बन रहा है। डाइग्लिसराइड किससे बन रहा है?
आपके फैट्स को डाइजेस्ट करके, और फैट्स को डाइजेस्ट करने का काम कौन कर रहा है? पैनक्रिएटिक लाइपेज। ठीक है, तो प्रोटीएज पढ़ लिया हमने, एमाइलेज पढ़ लिया और लाइपेज पढ़ लिया। ठीक है, अब ये डाइग्लिसराइड आगे मोनोग्लिसराइड में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स हैं वो न्यूक्लिएज हैं। अब न्यूक्लिएज दो तरह के हैं, जो आरएनए को डाइजेस्ट करेंगे वो आरएनएज हैं, और जो डीएनए को डाइजेस्ट करेंगे वो डीएनएज हैं। अब न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लिएज इनको कन्वर्ट कर देते हैं हमारे न्यूक्लियोटाइड्स में, जो इवेंचुअली आगे आकर कन्वर्ट हो जाते हैं न्यूक्लियोसाइड्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा काम खत्म होता है। पैनक्रियाज ने क्या किया? अब पैनक्रियाज के बाद हम ड्यूओडेनम की बात हम शुरू कर ही चुके हैं, लेकिन हम पहुँचेंगे कहाँ? हम पहुँचेंगे अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक बार स्ट्रक्चर देखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को अब हम इसको अंदर से एनालिसिस करते हैं। तो क्या देख रहे हैं हम? ये विलाइज लगे हुए हैं और विलाइज के ऊपर है हमारे माइक्रोविलाई। ठीक है, एंडोसाइट्स हैं जिनके ऊपर की माइक्रोविलाई लगे हुए हैं। ठीक है, अब विलाई और माइक्रोविलाई ये सब मिलके क्यों है इंपॉर्टेंट? ये तो सबको एक कॉमन क्वेश्चन रहा है बहुत जूनियर क्लासेस से। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अब इसकी थोड़ी सी हम डिटेल स्टडी करते हैं कि ये अंदर से दिखते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो हमारी लेयर्स थी स्टमक की, जो हमने हिस्टोलॉजी ऑफ गट पढ़ा था, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलरिस और सिरोसा। तो हम दो लेयर्स के बारे में देखेंगे। यहाँ से आपकी ये है आपकी म्यूकोसा लेयर और नीचे आपकी ये आपकी सबम्यूकोसा लेयर। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये विलाइज अंदर की तरफ घूमे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे। इनके अंदर और इनके ऊपर कैसे मॉडिफिकेशंस हैं वो हम देखते हैं। अब ये ऊपर की तरफ गए हुए हैं और यहाँ पर हमारे लगे हुए हैं कॉल्यूमिनार एपिथेलियल, जिनके ऊपर हैं बहुत सारे माइक्रोविलाई। और इन विलाइस के अंदर आपको बहुत सारी ब्लड वेसल्स आती हुई दिख रही हैं। और एक और हमने यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर बना रखा है, ये वाइट कलर का है, लैक्टील। हर एक के साथ अंदर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब जो ये लैक्टील है इसका काम है फैट्स की एब्जॉर्प्शन में, क्योंकि फैट्स जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, ये एब्जॉर्ब होंगे आपके लैक्टील के अंदर। अब ये कहीं पर तो बाहर निकले हुए हैं और कहीं पर अंदर की तरफ डिप हो रखे हैं। जो अंदर की तरफ डिप हो रखे हैं वहाँ उसको आप बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन। अंदर का जो डिप एरिया है वो क्या कहलाता है? क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन। और यहाँ पर आपके ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जो आपके इंटरस्टिशियल ग्लैंड्स हैं, जो आपके इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट करते हैं, जिनको आप बोलते हैं सक्सेस एंट्रिकस। ठीक है, अभी हम ऊपर का स्ट्रक्चर फिर से देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसका क्या स्टडी करा कि एक विलाय हैं, इनके ऊपर माइक्रोविलाय हैं, अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं जो कि इनको ब्लड सप्लाई कर रही है, और अंदर है लैक्टील जो कि आपका फैट्स की एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ड्यूओडेनम में एक खास चीज़ पाई जाती है। ड्यूओडेनम का जो ये अंदर वाला हिस्सा जो म्यूकोसा के अंदर गया हुआ है, यहाँ पर जो स्पेशल ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं वो कहलाते हैं आपके ब्रूनर्स ग्लैंड, और ये सिर्फ आपको ड्यूओडेनम में मिलते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये सब म्यूकोसल ग्लैंड्स हैं सारे, ये आपके सब म्यूकोसल ग्लैंड्स हैं। और जो क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन है ये आपका म्यूकोसल ग्लैंड है, यानी कि ये सिर्फ म्यूकोसल लेयर में है, और ये ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो सब म्यूकोसा तक पहुंचे हुए हैं। अब ब्रूनर्स ग्लैंड आपका क्या करते हैं? ये आपके एल्कलाइन म्यूकस, जो अभी हमने पीछे बात करी थी कि ड्यूओडेनम में सिक्रीट होता है एल्कलाइन मीडियम प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो यही ब्रूनर्स ग्लैंड हैं जो स्टमक से आने वाले फूड को एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये एल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ठीक है, आगे कर चलते हैं और देखते हैं कि ये फैट्स की डाइजेशन कैसे होती है लैक्टेल से। अब फैट्स क्या हैं? फैट्स मॉलिक्यूल जो हैं वो ब्लड के अंदर नहीं जा पाते, और इनको कन्वर्ट करने के लिए पहले इनको मिसल की फॉर्म में बनाया जाता है। अभी हमने जब पढ़ा था बाइल सॉल्ट्स, तो वो बाइल सॉल्ट्स यहाँ पर काम आते हैं। देखिए, अगर हम एक बाइल सॉल्ट को ऐसे डिनोट करें तो वो
डाइजेस्टेड फैट के चारों तरफ आकर के एक पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको बोलते हैं मिसल। अब ये क्या करते हैं, पकड़ पकड़ के ढूंढ ढूंढ के फैट्स को लाते हैं और मिसल बना करके विलाई के पास ले आते हैं। अब विलाई के पास जैसे ही आते हैं तो फैट मॉलिक्यूल तो विलाई के अंदर चला जाता है और बाइल सॉल्ट्स फिर से फ्री हो जाते हैं और दोबारा नेक्स्ट फैट को ढूंढने चले जाते हैं। अब जो फैट इसके अंदर आ गया उसके ऊपर प्रोटीन की एक कोट चढ़ जाती है। ठीक है, इस प्रोटीन की कोट चढ़े हुए फैट को हम बोलते हैं चाइलोमाइक्रॉन। अब ये जो चाइलोमाइक्रॉन है ये जाता है आपका लैक्टील के अंदर। तो इसीलिए जो लैक्टील्स हैं वो हमारे वाइट दिखते हैं बिकॉज ऑफ दीज चाइलोमाइक्रॉन्स। तो आई होप दिस इज क्लियर। और अब हम आगे चलते हैं और इनके एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके के एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं और किस तरीके का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पीएच है दैट इज 7.8। स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच कितना है? 7.8। अब इनके जो ग्लोबेट सेल्स हैं और ब्रश बॉर्डर सेल्स हैं उनसे ही यहाँ पर सिक्रीशन होती है। कैसी सिक्रीशन होती है? जो ग्लोबुलेट सेल्स हैं वो आपके सिक्रीट करते हैं म्यूकोसा। ठीक है, और यहाँ पर होता है सबका डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन सबका होता है। कार्बोहाइड्रेट्स भी यहाँ डाइजेस्ट हो जाएंगे, प्रोटीन्स भी डाइजेस्ट हो जाएंगे, फैट्स भी डाइजेस्ट हो जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड्स भी डाइजेस्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है हमने कि सबसे पहले हम एक एक करके सारे फूड कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट कैसे होते हैं वो पढ़ लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में माल्टोस को डाइजेस्ट करता है माल्टेस और इसको ब्रेक कर देता है 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में। लैक्टोस जो आपका मिल्क शुगर है उसको लैक्टेस तोड़ता है और आपका बना देता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। सुक्रोज जो आपकी केन शुगर है उसको सुक्रेज तोड़ता है और कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बन गया और ये सभी जो हैं आपके ये मोनोसैकेराइड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन समझी। फिर हम बात करते हैं प्रोटीन की डाइजेशन। हमने भी पीछे पढ़ लिया था कि डाइपेप्टाइड्स बन चुके थे। अब ये डाइपेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइडेज जो है वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, द सिंपलेस्ट फॉर्म। फिर लिपिड्स हम पीछे पढ़ते आए थे कि डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स बन चुके थे। अब इन डाई और मोनोग्लिसराइड्स को तोड़ने का काम है लाइपेस का और लाइपेस इनको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स में। न्यूक्लिक एसिड्स भी डाइजेस्ट होंगे यहाँ पर। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स कैसे डाइजेस्ट होंगे? जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स आए थे उनको न्यूक्लियोटाइडेट्स तोड़ करके न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम्स न्यूक्लियोसाइड्स को तोड़ करके शुगर और बेस में अलग अलग कर देते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड का थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ कर दिया है जिससे आपको समझना आसान हो। न्यूक्लियोटाइड्स में एक शुगर, एक फॉस्फेट और एक नाइट्रोजनस बेस होता है। अब इस न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोटाइडेज जब तोड़ता है तो इसमें से फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ से अलग कर देता है। तो आपका जो ये रह गया शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड को तोड़ने के लिए न्यूक्लियोसाइडेज की ज़रूरत पड़ेगी। ये इसको यहाँ से भी ब्रेक कर देगा और आपका शुगर और नाइट्रोजन बेस दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सक्सेस एंट्रिकस आपके सभी जो भी आपका फूड स्टफ आया उसको तोड़ करके एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब ये रिएक्शंस जो है ये म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स के बहुत पास होते हैं। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ब्रेकडाउन डिओडेनम रीजन में ही स्टार्ट हो जाता है। जेजिनम और इलियम से तो एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है। ठीक है, और जो अनडाइजेस्टेड आपका सब्सटेंस है वो सीकम में पास हो जाता है और इसको पास करने का काम किसका है? इलियोसिकल वाल्व का। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट करा कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसा रहेगा।
अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का काम थोड़ा आसान है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन ने सब कुछ किया। स्मॉल इंटेस्टाइन ने खाने को डाइजेस्ट भी किया और स्मॉल इंटेस्टाइन ने खाने को एब्जॉर्ब भी करा। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती। यहाँ पर सिर्फ वाटर, मिनरल्स और कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब होते हैं। इसी में लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे खूबसूरत बात जो इसकी है, कुछ बैक्टीरिया रहते हैं यहाँ पर जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है। ठीक वही होने ही चाहिए, हम पैरासाइट्स तो नहीं रखेंगे अपने अंदर। तो दे आर सिम्बायोटिक और हमारे लिए विटामिन ए और बी विटामिन को ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब कुछ एब्जॉर्प्शन की बात करें कि कहाँ पर कौन सी चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है। डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स में जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और सोडियम है वो तो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ही एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब इनके लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। सिंपल डिफ्यूजन, जो पॉजिटिव, जो बाकी के देखिए दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक हमारा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें हम एटीपी खर्च कर करके चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, और पैसिव जो ट्रांसपोर्ट है उसमें अलोंग दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चीज़ें खुद ब खुद मूव करती हैं। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट भी दो तरह से हो सकता है। एक सिंपल डिफ्यूजन, चीज़ें अपने आप डिफ्यूज़ कर गई हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। जहाँ पर फैसिलिटेड डिफ्यूजन में किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है चीज़ों को अक्रॉस पहुँचाने के लिए, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब जो हमारा ग्लूकोज है वो तो बेचारा सब तरफ से, क्योंकि ग्लूकोज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ग्लूकोज तीनों तरह की ट्रांसपोर्ट से अंदर जाएगा। सिमिलरली अमीनो एसिड्स भी तीनों ही मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। सोडियम को चाहिए भैया बिल्कुल एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी खर्च करेंगे और सोडियम को करेंगे। क्लोराइड, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ये सिंपल डिफ्यूजन से अंदर चले जाते हैं, जबकि फ्रक्टोज को फैसिलेटेड। अब यहाँ पर आपको याद रखना आसान है, फ्रक्टोज एफ से स्टार्ट है, फैसिलेटेड डिफ्यूजन एफ से स्टार्ट है, तो फ्रक्टोज जो है वो फैसिलेटेड डिफ्यूजन से जाएगा और जो सिंपल डिफ्यूजन से जाएगा वो आपका है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड और क्लोराइड आयंस। तो ये है आपका चीज़ों को डाइजेस्ट करना। यहाँ पर एक डायग्राम की फॉर्म में मैंने आगे ये भी समझा रखा है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट्स कैसा है, जो अभी हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था। ठीक है, इसमें जो फैट्स हैं उनको बाइल सॉल्ट्स मिला करके मिसल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये मिसल की मूवमेंट जाती है माइक्रोवेलाई की तरफ, जहाँ बाइल सॉल्ट्स तो बाहर ही रह जाते हैं और जो फैट मॉलिक्यूल है वो अंदर चला जाता है, और फैट मॉलिक्यूल अंदर जा कर के प्रोटीन से कवर हो जाता है जिसको हम चाइलोमाइक्रॉन कहते हैं, और ये चाइलोमाइक्रॉन फिर लैक्टील के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है और फिर लिम्फ सिस्टम में चला जाता है। तो ऐसे होती है हमारी फैट्स की ट्रांसपोर्टेशन। अब अलग अलग पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं थोड़ा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन तो हमने पढ़ ही लिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, लेकिन बाकी हिस्सों में क्या क्या होता है तो ये जानना भी ज़रूरी है। बाकी हिस्सों में अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ के जो टंग की लोअर साइड है वहाँ से बहुत अच्छी एब्जॉर्प्शन होती है। तो आपने कई बार ये देखा होगा कि अगर हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो डॉक्टर अक्सर उसमें कुछ मेडिसिन में डॉक्टर कहते हैं कि इसको मुंह में टंग के नीचे रख लो तो उसमें एब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो कुछ सर्टेन ड्रग्स ऐसे रहते हैं जो कि टंग के लोअर पार्ट से ही माउथ में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। स्टमक भी कुछ कुछ रोल अपना करता है एब्जॉर्ब करने में, लेकिन स्टमक को पसंद है अल्कोहल एब्जॉर्ब करने के लिए। ऐसे इसको फनी वे में याद रख सकते हो कि भाई ठीक है भैया, पेट में दारू और दारू में मिलाया थोड़ा पानी और कड़वी है इसलिए बना ली थोड़ी शुगर। तो ये तीनों चीज़ों का मिक्सचर बना करके स्टमक ने एब्जॉर्ब कर लिया, अल्कोहल, वाटर एंड शुगर। स्मॉल इंटेस्टाइन से तो हमने पढ़ ही लिया सब कुछ, अमीनो एसिड्स, आपके ग्लूकोज, फैट्स, ग्लिसरॉल सब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से होंगे, और लार्ज इंटेस्टाइन से वाटर, मिनरल्स एंड ड्रग्स। ठीक है, अब ये बात याद रखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपके
फैट्स की एब्जॉर्प्शन है वो आपकी लैक्टील से ही होगी, ठीक है, कभी भी ये ब्लड में नहीं दिखाएंगे इसका एब्जॉर्प्शन। सो ये हमने एब्जॉर्प्शन का पार्ट भी कवर कर लिया। अब क्योंकि हम न्यूट्रिशन लेसन पढ़ रहे हैं तो हमें इसका एसिमिलेशन भी बात करनी है कि जो फूड है उसका यूटिलाइजेशन कहाँ होगा। टिश्यूज यूटिलाइज द डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट, ठीक है। कोहेरेंट फीसेस इज फॉर्म्ड इन द रेक्टम, जो आपका फूड का लेफ्ट ओवर है वो रेक्टम में बनेगा। डिफेक्शन क्या है कि हमारा जो वॉलेंट्री प्रोसेस है डेफिकेशन, डेफिकेशन क्या है हमारा, जो थ्रोइंग आउट ऑफ द फीसेस फ्रॉम द बॉडी, जो हम सुबह सुबह मॉर्निंग में अपना पेट क्लियर करते हैं और अपने बॉडी से वेस्ट को बाहर फेंकते हैं, ठीक है। ये कुछ कुछ वॉलेंट्री एक्शन है, मतलब हम कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार हम क्लास में होते हैं या कहीं ऐसी जगह पे होते हैं जब हम वॉशरूम को यूज़ नहीं कर सकते या हम अवेलेबल नहीं हैं, तो हम अपने सिस्टम को रोक सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये वॉलेंट्री प्रोसेस है और यहाँ पर भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है डेफिकेशन के लिए, फूड को बाहर, अनडाइजेस्टेड फूड जो लेफ्ट ओवर है उसको बाहर फेंकने के लिए। तो इतना ही इस लेसन में कवर करेंगे। अगली क्लास के लिए हम मिलेंगे और डिस्कस करेंगे हार्मोनल कंट्रोल। सो आई होप दिस हैज़ प्रूव्ड यूजफुल टू यू। Do comment me, and if you like it, share it with others, and if there is any problem you can just put a comment and I'm going to try to give you the answer. Thank you for watching. Do read your NCERT and God bless you all.